हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम रैपिडली रिवाइज करेंगे आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जैसे कि हमारा डीएनए, आरएनए या प्रोटीन। सबसे पहले ओवरव्यू देखें तो हमको अगर किसी भी बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करनी है तो सबसे पहले तो हमें उसे सेल के बाहर आइसोलेट करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसका कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? डीएनए हो सकता है, जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिड। ठीक है, आरएनए हो सकता है, टोटल आरएनए या सिर्फ एमआरएनए। प्रोटीन तो प्रोटीन ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लाइसिस मेथड का। लाइसिस मेथड में हम दो तरीका यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल लाइसिस यूज़ कर सकते हैं, केमिकल लाइसिस यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल लाइसिस में हम क्या करते हैं? ग्राइंडिंग, अल्ट्रासोनिकेशन, बीड मिलिंग, फ्रीज थॉस साइकिल, ऑस्मोटिक लाइसिस वगैरह कोई भी तरीके से यूज़ करके हम सेल की लाइसिस करा सकते हैं ताकि अंदर जो बायोमॉलिक्यूल है वो स्पिल आउट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल लाइसिस में, जिसमें हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक डिटर्जेंट लाइक STS, ट्राइटोन, एक्सेंट्रेट। एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, लाइसोजाइम, सेलुलोजेस वगैरह। और केयोस्ट्रोपिक एजेंट जैसे कि GITC यूज़ कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए। और एक और मेथड होता है अल्कलाइन लाइसिस। इसकी वजह से क्या होता है? हाई pH पे सेल रप्चर होता है। डीएनए आइसोलेशन में की पॉइंट हमें याद रखना है कि हमको एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है EDTA, जो कि Mg2+ को चिलेट कर देता है। और उसमें प्रोटीनेज भी यूज़ करेंगे, प्रोटीनेज के, क्योंकि हमें प्रोटीन तो चाहिए नहीं, हमें जीनोमिक डीएनए चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड से हम सेपरेट करते हैं प्रोटीन और लिपिड को, वो उसको एक तरफ कर देते हैं और डीएनए को सॉल्युबलाइज फॉर्म में कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? हम अल्कोहल का यूज़ करके डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। सॉल्टिंग आउट मेथड से क्या होता है? प्रोटीन जो है सेपरेट हो जाता है और डीएनए सॉल्युबलाइज फॉर्म में रह जाता है। डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। फिर उसके बाद हम पैलेट को वॉश करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक सॉल्यूशन स्पेसिफिक बफर में, जैसे TE बफर में, उसको ट्रेस EDTA बफर में हम उसको फिर से डिसॉल्व कर देते हैं आफ्टर द प्रेसिपिटेशन, क्योंकि हमें यूज़ भी तो करना है, तो हम प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में यूज़ थोड़ी करेंगे, हम उसको सॉल्युबलाइज कर देते हैं। डीएनए आइसोलेशन मेथड में अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक हमारा होता है फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड। फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड में क्या होता है कि जो फिनॉल है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, क्लोरोफॉर्म हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बनाता है। क्लोरोफॉर्म में हमारा प्रोटीन या फिर लिपिड जो भी हमारा सॉल्युबलाइज होता है, और टॉप के एक्वस लेयर में जो कि फिनॉल की वजह से होता है उसमें डीएनए सॉल्युबलाइज होता है, क्योंकि डीएनए भी हमारा पोलर है और फिनॉल भी हमारा पोलर है। तो उसके बाद हम डीएनए को आइसोलेट करने के लिए और भी मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, का कॉलम मेथड, मैग्नेटिक बीड, एल्कलाइन मेथड और CTAP भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट के लिए। जब हमने फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड यूज़ कर लिया, मतलब सेल की लाइसिस कर ली, फिनॉल क्लोरोफॉर्म डाला, सेपरेट हो गया, अब हम ऊपर एक्वस वाली लेयर जिसमें डीएनए हमारा रहेगा उसको हम अलग ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद उसमें अब हम अल्कोहल डालेंगे, इथेनॉल या फिर हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालेंगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथेनॉल विद इन प्रेजेंस ऑफ हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या करेगा? जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है ये फॉस्फेट पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो हमारा डीएनए है उस पर अब कोई चार्ज नहीं है, तो वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल स्टेप फॉर द डीएनए आइसोलेशन। सबसे पहले आपको सैंपल को कलेक्ट करना है, उसको 4 डिग्री में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लाइसिस मेथड या मैकेनिकल मेथड या केमिकल मेथड से किसी भी तरीके से सेल को लाइसिस करेंगे। लाइसिस के बाद आपका पहला काम होना चाहिए चिलेटिंग का, तो जिसमें EDTA यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डीएनए को डिग्रेड करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? प्रोटीनेज एंड RNAs यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रोटीन और RNA नहीं चाहिए, उसका डिग्रेडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करके हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिनॉल डालेंगे, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में क्लोरोफॉर्म डालेंगे। उसके बाद जो हमारा डीएनए है, जैसा पहले मेंशन किया, वो एक्वस सॉल्यूशन यानी फिनॉल के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो कि सेल पैलेट और जो भी हमारे प्रोटीन है वो क्लोरोफॉर्म के में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। फिर उसको हम सेपरेट कर लेंगे एक्वस लेयर को। फिर उसके बाद उसमें हम अल्कोहल डालेंगे, अल्कोहल की वजह से वो क्या प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और फिर उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम TE बफर या फिर डबल डिस्टिल वाटर में इल्यूट कर लेंगे और उसको -20 या 4 डिग्री पर स्टोर करके रख देंगे। नेक्स्ट कुछ स्पेशल मेथड्स है डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। एक होता है हमारा मैग्नेटिक बीड।
मैग्नेटिक बीड मेथड में कुछ नहीं होता, सिर्फ मैग्नेटिक बीड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके बाद हमारा डीएनए है फॉस्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब भी सैंपल जो भी सेल एक्सट्रैक्ट होता है, अगर उसको हम एक बीड के पास कराते हैं तो डीएनए उसके साथ चिपक जाता है, किसके साथ? मैग्नेटिक बीड के साथ, और उसके बाद इम्प्योरिटी सारी वॉश आउट हो जाती है। फिर हम डिफरेंट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करके, हम कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग का मेथड यूज़ करके डीएनए को इल्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक सेम हमारा आता है सिलिका कॉलम का। सिलिका कॉलम में अब जिसमें हम सिलिका को इमोबिलाइज करेंगे। अब क्या होगा, लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेगा, डीएनए जाकर के बाइंड कर जाएगा किससे? सिलिका से। जब सिलिका से बाइंड कर जाएगा तो अगर सिलिका से बाइंड कर गया और उसके बाद सारी इम्प्योरिटी वॉश आउट हो गई है, अब हम ये क्या करना है, सिलिका से डीएनए को हटाना है। हटाने के बाद हम क्या करेंगे कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से वॉश करेंगे। उससे क्या होगा कि जब हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हम देंगे तो डीएनए की एफिनिटी टूवर्ड्स द सिलिका कम हो जाएगी और सॉल्ट यानी NaCl वगैरह जो हम देंगे उसके साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो सिलिका से बॉन्ड उसका टूट जाएगा डीएनए का और वो इल्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और हमारा मेथड होता है C-टैप मेथड, जिसमें कि 2% C-टैप यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, वो C-टैप न्यूक्लिक एसिड को और एसिडिक पॉलीसेकेराइड, जो प्लांट में बहुत सारे शुगर्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। जो प्रेसिपिटेटेड न्यूक्लिक एसिड और एसिडिक पॉलीसेकेराइड है, उसमें हम क्या करेंगे, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके क्या करेंगे, हम न्यूक्लिक एसिड को डिसॉल्व करेंगे और उसको सुपरनेटेंट में ले आके उसको रिमूव आउट कर लेंगे और जो हमारा एसिडिक पॉलीसेकेराइड है वो हमारा डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मिड आइसोलेशन का। हमने अभी तक जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन का मेथड देखा। प्लाज्मिड आइसोलेशन के लिए क्या करेंगे, हमें स्पेसिफिकली प्लाज्मिड को आइसोलेट करना है जीनोमिक डीएनए को हटा करके। ये सारे मेथड में तो जीनोमिक डीएनए भी आ रहे थे। इसका ये प्लाज्मिड आइसोलेशन मेथड बेस्ड होता है फिजिकल डिफरेंस। जीनोमिक डीएनए है वो हमारा लीनियर होता है और जी ये हमारा सर्कुलर डीएनए होता है। अब क्या करेंगे, हाई एल्कलाइन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाई पीएच करेंगे, एल्कलाइन कॉन्सेंट्रेशन करेंगे NaOH का यूज़ करके। उससे क्या होगा कि हमारा जो डीएनए है, जो हमारा लीनियर डीएनए है, वो डीनेचर हो जाएगा। प्लाज्मिड को रिफॉर्म करने के लिए हम पोटेशियम एसीटेट यूज़ करेंगे और प्लाज्मिड हमारा फिर से अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर ले लेगा और डीएनए जो नेचर फॉर्म में ही रह जाएगा। और उसके बाद सीजियम कैल्शियम ETBR डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। प्लाज्मिड हमारा डीएनए जो है वो आइसोलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें अब RNA आइसोलेट करना है। अभी तक तो हमने डीएनए आइसोलेट लिया, प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया। अब हमें बात करते हैं RNA आइसोलेट करना है। RNA आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि जितने रिएजेंट है सारे RNAs फ्री हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक गुआनिडियम आइसोथायोसाइनेट करके रिएजेंट होता है, वो यूज़ कर सकते हैं, या DEPC यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करता है, जो इंटरनल RNAs होते हैं सेल के अंदर उसको इनहिबिट कर देता है। अब हम यहाँ पे डीएनए का कंटामिनेशन हटाने के लिए डीएनएज यूज़ करेंगे। फिर अगेन हम इस आरएनए को प्रेसिपिटेट करेंगे बाय द यूज़ ऑफ एथेनॉल और उसके बाद फिर आरएनएस फ्री वाटर में या फिर डबल डिस्टिल वाटर, तो इसको हम इल्यूट कर लेंगे फिर उसके बाद इसको -80 डिग्री पे हम स्टोर कर देंगे। आरएनए आइसोलेशन का मेथड क्या होता है, एक हमारा सबसे पहला मेथड होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें GITC जैसा भी मेंशन किया, गुआनिडियम आइसोसायोथाइनेट यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, जो हमारे आरएनएस को इनहिबिट करता है और सेल को भी रप्चर करता है। ये फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड के सेपरेशन बेस्ड रहता है। क्या करता है, फिनॉल में हमारा आरएनए डिसॉल्व रहता है, क्लोरोफॉर्म में हमारा सेल डेब्रीज वगैरह जो भी रहती है वो रहता है। अगर हमें सिर्फ mRNA को आइसोलेट करना है कंप्लीट RNA में से, तो क्या करेंगे, एक हमारा ट्यूब होगा जिसमें हम ओलिगो DT को इमोबिलाइज करेंगे। सैंपल को उसमें डालेंगे जिसमें mRNA होगा और पूरे RNA होगा। mRNA में पॉली ए टेल होती है, ओलिगो DT के अगेंस्ट इसकी एफिनिटी होगी, वो वहाँ पे बाइंड कर जाएगा। बाकी सारे RNA चले जाएंगे, mRNA बाइंड रहेगा। उसके बाद हम उसको अगेंस्ट सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन या pH चेंज करके उसको इल्यूट आउट कर लेंगे। और भी मैग्नेटिक बीड मेथड होता है, RT-PCR बेस्ड मेथड होता है RNA आइसोलेशन का। RNA आइसोलेशन का फिनॉल एक्सट्रैक्ट मेथड एक बार फिर से समझे तो क्या होता है, GITC लाइसेट सेल को क्या करता है, रप्चर कर देता है, RNAs को इनहिबिट कर देता है और RNA की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। 3 फेज़ बनते हैं, टॉप फेज़, इंटरमीडिएट फेज़ एंड बॉटम फेज़। टॉप फेज़ एक्वस फेज़ होता है जिसमें RNA डिसॉल्व रहता है, इंटरमीडिएट फेज़ होता है जिसमें DNA डिसॉल्व रहता है, और बॉटम फेज़ में ऑर्गेनिक फेज़ होता है जिसमें प्रोटीन या फिर
डेब्रीज प्रेजेंट होते हैं। एक्वस फेज में हमारा डीएनए रहता है, ऐसा हम सपोज करते हैं। अब एक्वस फेज को रिमूव करते हैं और उसके बाद अगर हम एमआरएनए को प्योरीफाई करने जा रहे हैं तो कॉलम में क्या करेंगे, लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन में क्या होगा, जब हम पूरे सैंपल को कॉलम के साथ पास कराएंगे तो एफिनिटी की बेसिस पे जो एमआरएनए है जिसमें पॉली ए टेल है वो ओलिगो डीटी से बाइंड कर जाएगा। ये होगा लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में। फिर इसको रिमूव करने के लिए, उन दोनों के बीच में एफिनिटी को रिड्यूस करने के लिए, ओलिगो डीटी और पॉली टेल के बीच में एफिनिटी को लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन देंगे। हाई सॉल्ट में क्या होगा कि जो हमारा सॉल्ट प्रेजेंट है NaCl वगैरह, सोडियम की तरफ हमारा डीएनए का जो एफिनिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, आरएनए हमारा सोडियम की प्रेजेंस में आरएनए की एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी ओलिगो डीटी के कंपैरिजन में, और वो आरएनए में सॉल्युबलाइज होकर के निकल आएगा और हम लोग हाई सॉल्ट में इसको ल्यूट आउट कर देंगे। नेक्स्ट बात आती है कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक स्पेसिफिक 260 नैनोमीटर के लाइट को अब्जॉर्ब करता है। तो हम यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर एब्जॉर्बेंस एक आ रही है, 1 यूनिट एब्जॉर्बेंस आ रही है और हमने डीएनए आइसोलेट किया है तो सैंपल पे अप्रॉक्सीमेटली 50 नैनोग्राम पर ml जो है डीएनए हो सकता है। अगर आपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आइसोलेट किया और आपकी एब्जॉर्बेंस 1 आ रही है तो आप समझ लो कि आपके सैंपल में 33 माइक्रोग्राम पर ml डीएनए हो सकता है। सेम चीज़ अगर आपने आइसोलेट किया है आरएनए और आपको पता करना है कि कितना आरएनए आपने आइसोलेट किया है तो क्या करोगे, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्बेंस लोगे। एब्जॉर्बेंस अगर 1 यूनिट आ रही है अगेन तो वो 40 माइक्रोग्राम पर ml है। अगर कम या ज़्यादा हो रही है तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि पर ml में कितना माइक्रोग्राम हमारा आरएनए डीएनए होगा। नेक्स्ट एक और बात आती है कि आरएनए जो है या फिर न्यूक्लिक एसिड का एब्जॉर्बेंस होती है वो 260/280 नैनोमीटर पे उसकी एब्जॉर्बेंस अगर हम चेक करें तो उसका एक स्पेसिफिक रेशियो आता है। अगर रेशियो 1 से 1.8 के बराबर है यानी वो डीएनए है, प्योर डीएनए है। अगर रेशियो 1.8 से कम आ रहा है यानी कि वो प्रोटीन कंटामिनेशन है उसमें। अगर रेशियो 1.8 से ज़्यादा आ रहा है यानी आरएनए का कंटामिनेशन है ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगर 2 के आसपास आ रहा है रेशियो 260/280 एब्जॉर्बेंस का तो यानी कि वो प्योर आरएनए है। आप चले थे डीएनए आइसोलेट करने, आप आरएनए आइसोलेट करके बैठे हो। नेक्स्ट अगर आपको आरएनए आइसोलेट करना है और आपको पता करना है कि आरएनए प्योर है कि नहीं तो एब्जॉर्बेंस अगर 200 से अगर 260/280 नैनोमीटर का रेशियो का एब्जॉर्बेंस अगर ज़्यादा आ रही है 2 से तो यानी कि सैंपल प्योर है। अगर कम आ रही है तो रिएजेंट का कंटामिनेशन है और आपको फिर से उसे प्योरीफाई करना पड़ेगा। थैंक यू।